हमारे YouTube चैनल सीटेट मास्टर पर एक बार फिर से आपका स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम है। आप लोगों ने पहला वीडियो हमारा देखा, उसे लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। आज फिर हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो सीटेट पेपर 2 की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए, विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान जिन्होंने विषय का चयन किया है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का। इसलिए आप लोगों की गुजारिश है कि चैनल पे चल रहे इस वीडियो को ध्यान से देखें, उसे समझें, समझने की कोशिश करें और श्योर शॉर्ट इस टॉपिक से आपको सीटेट में क्वेश्चन रहेगा। आज हमने जो टॉपिक का चयन किया है उस टॉपिक का नाम है संविधान, जिसको अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। याद रहे, ये केवल सीटेट की तैयारी करने वालों के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इंटर और 10th मैट्रिक बोर्ड की तैयारी करने वाले के लिए भी ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 8, 10 और इंटर में ही ये संविधान चैप्टर जुड़ा हुआ है। और चूँकि आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं तो 8 क्लास से जुड़ा हुआ संविधान चैप्टर आपको पढ़ना है। NCERT की बुक मैंने पहले ही आप लोगों को अपने क्लास में बता दिया था कि 6 to 8 की सोशल साइंस की तैयारी में 60 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें 30 नंबर पैडागोजिकल सवाल होता है और 30 नंबर कंटेंट से जुड़ा हुआ होता है। और वो कंटेंट आपको NCERT की क्लास 6, 7 and 8 6, 7 and 8 कक्षा की जो टेक्स्ट बुक है NCERT की, उसी से हूबहू क्वेश्चन, उसी कंटेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको रहेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कक्षा 8 के पॉलिटिकल साइंस पेपर के पहले चैप्टर से हमने उठाया है। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे संविधान होता क्या है, संविधान का अर्थ क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमारे भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ, इसकी स्थापना कैसे हुई, किस परिस्थिति में हुई, उसे कितना वर्ष लगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। जो खास बातें होंगी जो आपका एग्जाम के समय ज़रूरी पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। संविधान क्या है और हमारे भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको पढ़ेंगे हम लोग। संविधान का अर्थ, सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि हम लोग जिस परिवार से जुड़े हुए हैं उस परिवार में एक गार्जियन होता है जो परिवार का मुखिया कहलाता है, और अप्रत्यक्ष रूप से वो जो नियम कानून बनाते हैं उन्हीं के कहने पर हम चलते हैं। हमारे परिवार के सभी सदस्य जो हैं वो हमारे जो परिवार के मुखिया हैं, जिसको हम गार्जियन कहते हैं, गार्जियन के ही बातों पे चलते हैं। गार्जियन हमें जिस तरीके से कहते हैं कि हाँ, किसे स्कूल जाना है, किसे पढ़ाई करनी है, किसे बाजार का काम करना है, ये सारे कायदे कानून नियम परिवार के जो मेन हेड होते हैं उनके द्वारा संचालित होता है परिवार का पूरा दैनिक रूटीन, और उन्हीं के बताए हुए आदेश और निर्देशों का हम लोग पालन करते हैं। तो जिस प्रकार एक परिवार को चलाने के लिए एक गार्जियन का होना जरूरी है, और वो गार्जियन हमें समय समय पर हमारा दिशा निर्देश करते हैं, हमें सही गलत का रास्ता बताते हैं, उसी प्रकार एक बहुत बड़े क्षेत्र जिसको हम लोग देश कहते हैं, देश को भी चलाने के लिए कुछ कायदे कानून की ज़रूरत होती है। परिवार, एक छोटा सा परिवार को चलाने के लिए जब हमें रूल रेगुलेशन की ज़रूरत होती है, हालांकि परिवार का जो रूल रेगुलेशन होता है वो मौखिक होता है, पिताजी
का आदेश है, हमारे घर का ये रिवाज है, हम ऐसा ही करेंगे, हमारे घर का ये नियम है, हम यूं ही करेंगे, हम शाम में घर से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि हमारे पापा का ऑर्डर नहीं है शाम में घर से बाहर निकलना। तो ये सब कानून ही कहलाएगा, एक मौखिक कानून कहलाएगा। लेकिन इतने बड़े देश भारत को या और भी कोई देश है, उनको चलाने के लिए परिवार, देश में शांति व्यवस्था, देश का विकास वगैरह करने के लिए हमें मौखिक कानून से वो काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमें लिखित कानून की आवश्यकता होती है और इसी लिखित कानून के जरिए हमारे देश का विकास, देश की तरक्की या देश के सभी नियम कानून निर्धारित किए जाते हैं। तो अब समझिए संविधान क्या होता है। संविधान उन्हीं नियमों और कानूनों के संग्रह को कहते हैं जिस पर देश की नीति, देश की शासन व्यवस्था, देश की सरकार का संचालन होता है। इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं कि संविधान उन नियमों एवं कानूनों का संग्रह है, कानूनों का संग्रह है जिसके अनुसार हमारे देश या किसी भी देश, हमारे देश या किसी भी देश हम कह सकते हैं, संविधान उन नियमों और कानूनों का संग्रह है जिसके अनुसार हमारे देश की शासन व्यवस्था, नीति निर्माण और देश का विकास आदि से संबंधित नीतियों का संचालन होता है। मतलब संविधान नियमों और कानूनों के संग्रह को कहते हैं। हमारे देश में, हमारे देश के विकास के लिए, हमारे देश की शासन व्यवस्था, शांति, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की देख रेख के लिए यूं ही मौखिक आदेश, जैसे परिवार में पिताजी का मौखिक आदेश चलता है, उसी से हमारा परिवार ठीक ठाक चलता है, सुखी संपन्न चलता है, वैसे देश नहीं चल पाएगा। उसके लिए लिखित कानून की आवश्यकता होती है और उसी लिखित कानून और एक दो कानून की आवश्यकता नहीं होती है, कई कानूनों की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि हमारे बड़े बृहद क्षेत्र के विकास करने के लिए कई विभाग होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, देश की तरक्की, विकास, इन सारे चीजों के लिए जो कानून बनाया जाता है, उस कानून का एक लिखित संग्रह को ही संविधान कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर हम कहेंगे कि संविधान किसे कहते हैं, तो कहेंगे संविधान नियमों और कानूनों का संग्रह है जिस पर हमारे देश की शासन व्यवस्था चलती है, हमारे देश में कानून, नीति निर्माण होता है। इन सारे चीजों को समग्र रूप से, लिखित रूप से हम संविधान कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि संविधान का निर्माण हमारे देश में हुआ कब है और कैसे हुआ है। संक्षिप्त चर्चा हम करेंगे, डिटेल तो अभी नहीं, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत करीब है। किसी का कल है एग्जाम, किसी का नेक्स्ट डे है, किसी का और नेक्स्ट डे है, पूरा 13 जनवरी तक। इसलिए अभी वक्त है सिर्फ शॉर्टकट में एक बार दृष्टि डाल देने के लिए। संविधान का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, संविधान का निर्माण किसने किया,
तो इस पर सवाल आता है कि संविधान का निर्माण किसने किया? तो संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। इस बात को याद रखेंगे कि संविधान का निर्माण, हमारे देश के संविधान की बात हो रही है, हमारे देश के संविधान संविधान सभा ने किया, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हैं। ठीक है, संविधान सभा ने हमारे संविधान का निर्माण किया। सवाल आता है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो संविधान सभा ने संविधान को कितने दिनों में बनाया? आप सभी को याद होगा कि संविधान सभा ने संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगाए। इसलिए लगभग ऑप्शन में आता है कि हमारा संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ। तो जवाब कहीं पर ऑप्शन में आएगा 3 वर्ष, तो आपको 3 वर्ष ही मानना है, क्योंकि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन वो लगभग 3 वर्ष का ही समय हो जाता है। और यह एग्जैक्ट डेट पूछे तो आपको ये याद रखना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, संविधान सभा क्या है? याद रखिए, जब हमारा देश गुलाम था, गुलाम का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हमारे देश में अपनी सरकार नहीं थी, अपना कानून नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश कंपनी के कानून को ही, ब्रिटिश शासन के ही कानून से हमारा देश चलता था। लेकिन जब कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारे देश को आज़ाद करने की बात हुई, तो ये भी एक समस्या हुई कि आखिर आप अपने देश को चलाइएगा कैसे? हम एक सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश, यूरोपीय कंट्री ये समझते थे कि हमारा देश बिल्कुल मूर्ख है, यहाँ पर जो है ठीक ठाक से देश नहीं चल रहा, तो चलो हम लोग वहाँ शासन करते हैं। वो लोग यहाँ शासन कर रहे थे, अपने कानून के अनुसार हमारे देश को चला रहे थे। इसी को हम लोग कहते हैं कि हम अब उनके गुलाम हैं, उनके गुलाम थे, मतलब उनके कानून के अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे थे। लेकिन जब हमारे यहाँ राजनीतिक आंदोलन शुरू हुए, लोग जागरूक हुए, स्वतंत्रता आंदोलन चला, अंततः पूरी कहानी तो नहीं, शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि लास्ट में, अंतिम में कैबिनेट मिशन योजना के तहत इस बार इंडियन में और ब्रिटिश अधिकारियों में ये बात तय पा गई कि चलिए हम आपके देश को आज़ाद कर देते हैं, लेकिन अब आज़ाद करने के बाद आप अपना देश चलाइएगा कैसे? इसके लिए तो आपको अपना कानून की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए कैबिनेट मिशन में ही ये प्रावधान किया गया कि ठीक है, आप लोग जो है एक संविधान सभा का गठन कीजिए, संविधान सभा, और फिर वही संविधान सभा जो है आप संविधान का निर्माण करेगी। 15 अगस्त 1947 को हम आपको आज़ाद कर देते हैं, और उसके बाद आप संविधान बनाने का प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। उसके पहले आप संविधान सभा का गठन कर लीजिए चुनाव के माध्यम से, और संविधान सभा का गठन करने के बाद फिर संविधान सभा के मेंबर संविधान को लिखने का काम करेंगे, और जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता है तब तक हमारा ही कानून आप पर चलेगा। तो याद रखिए, 15 अगस्त 1947 के बाद हम आज़ाद हो भी गए, उसके बाद भी ब्रिटिश कानून ही हम पर लागू रहा, तब तक जब तक कि हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हो गया। संविधान सभा का गठन होता है, संविधान सभा के गठन होने के बाद फिर संविधान सभा की बैठक होती है। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें एक अध्यक्ष चुन लिया जाता है, जो अध्यक्ष अस्थायी रहते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। पहली बैठक में एक अध्यक्ष को चुना जाता है जो अस्थायी होते हैं, और उस अस्थायी अध्यक्ष का नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। उसमें अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब उसके बाद यहाँ पर से संविधान सभा ने संविधान बनाने का काम शुरू कर दिया। यहाँ तक काम शुरू करने के बाद फिर ये संविधान बनाने की प्रक्रिया चलती रहती है लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और अंत में संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो जाता है। याद रखें, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, पहली बैठक में
अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को, और दूसरी बैठक में अध्यक्ष चुना गया राजेंद्र प्रसाद को, और उसके बाद फिर संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। संविधान बनने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है, और इस 18 दिन में अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, और फिर इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि उस समय तक 26 नवंबर दिसंबर 1946 से लेकर 25 जनवरी 1949 तक हमारे देश में ब्रिटिश कानून ही चलता रहा। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का अपना संविधान लागू हो गया संपूर्ण देश पर, तो वहां पर से ब्रिटिश कानून समाप्त हो गया। तो याद रखिए, इसका छठा पॉइंट इंपॉर्टेंट यही है कि संविधान को कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू कर दिया जाता है। पूरी तरीके से नहीं, लेकिन कुछ लागू कर दिया जाता है। इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद आगे बताते हैं। अब आइए कुछ हम लोग चर्चा कर लेते हैं हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। हमारे संविधान की सबसे पहली विशेषता है कि हमारा संविधान एक लिखित संविधान है। लिखित संविधान कहने का सेंस ये है कि जैसे ब्रिटेन का संविधान को अलिखित संविधान कहा जाता है, क्योंकि अभी भी वहाँ मौखिक यानी परंपरा के आधार पर ही कानून को लागू किया जाता है। लेकिन हमारे देश का संविधान एक लिखित संविधान है। दूसरी विशेषता यह है कि हमारा देश का संविधान एक बृहद संविधान है। बृहद संविधान, बड़ा संविधान है। बड़ा इस मामले में क्योंकि हमारे देश के संविधान में, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। मतलब हमारे मूल संविधान में 395 धाराएं यानी 395 कानून थे, जिसे 22 भाग में बांटा गया है। इसलिए हमारे देश का संविधान एक बृहद संविधान कहलाता है, क्योंकि अमेरिका का भी संविधान में इतनी धाराएं नहीं है, जबकि अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है, वहां का भी संविधान एक लिखित संविधान ही है। उसके बाद हमारे देश का संविधान है कि हमारे देश के संविधान की तीसरी विशेषता ये है कि हमारा संविधान लचीला संविधान है। कठोर एवं लचीला, कठोर एवं लचीला का मिश्रण, ये एक विशेष विशेषता है। बहुत सारे देश के संविधान बन तो गए हैं, लेकिन समय और परिस्थिति के देखिए, एक ही कानून सब दिन नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं कानून को सुधारने की आवश्यकता होती है। अगर मान लीजिए कि पिताजी कानून बनाए कि शाम में कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई बचवा शाम में बाहर नहीं निकलेगा, तो भैया बचवा है तब ना, वही बचवा जवान हो गया है। अब उसको आप सामने बाहर निकलने से रोकिएगा तो क्या होगा, विरोध ही तो होगा, ठीक ना। तो समय और परिस्थिति के हिसाब से कानून को बदला जाता है, ठीक है। तो जब उस 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान बनकर लागू हुआ, तो उस समय जो आवश्यकताएं थी, जैसी जरूरत थी, उसके मुताबिक कानून बनाया गया। लेकिन अभी हमारी आवश्यकताएं बदल गई हैं। अभी मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में कि अब आज इलेक्ट्रॉनिक का दौर है, आज साइबर क्राइम शुरू हो गया है, तो अब साइबर क्राइम से रिलेटेड कानून बनेगा ना। उसी प्रकार से
कृषि के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलग अलग कई अनुसंधान, कई मतलब आविष्कार हुए हैं। तो समय और शॉर्टकट में यूँ समझ लीजिए कि समय और परिस्थिति के हिसाब से हमें कानून को बदलने की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे देश में ये एक खासियत है, एक विशेषता है कि ये लचीला है इस मामले में कि हम अपने संविधान के मूलभूत कानून में कुछ सुधार कर सकते हैं, और कठोर इसलिए है कि आसानी से सुधार नहीं कर सकते हैं। इसको हम तुलनात्मक अध्ययन से समझेंगे कि अमेरिका के संविधान एक कठोर संविधान कहलाता है, क्योंकि वहाँ जो संविधान में कानून बना हुआ है उसके किसी अनुच्छेद को अगर हमें बदलना पड़ता है तो नाखों नतीजा उड़ जाता है। मतलब विधिवत टेक्निकल कानूनी दांव पे जितना लगता है कि बहुत मुश्किल से किसी एक संविधान को बदली किया जा सकता, किसी एक आर्टिकल को बदली हम कर सकते हैं। और कहीं का संविधान इतना लचीला है कि बार बार दूसरी सरकार आए, हमको ये वाला कानून पसंद नहीं है, इसको खत्म करो, दूसरी सरकार आए, हमें ये कानून पसंद नहीं है, इस कानून को खत्म करो। तो ये लचीले का उदाहरण। लचीला में यही नुकसान है कि जोन सरकार जैसे प्रवृत्ति की आएगी वैसा संविधान को बदल कर रूप रख देगा। कठोर इतना कोई संविधान अगर कठोर है इसका मतलब ये होता है कि जरूरत है हमें इस कानून को बदल देने की, लेकिन इतना टेक्निकल एरर आ रहा है इसमें, इतना पेचीदगी है इसमें कि हम इसको बदल ही नहीं सक रहे हैं। बड़ा मुश्किल वाली बात है। इसलिए इन सारे चीज़ों को देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने उसमें ऐसे ऐसे प्रावधान किए हैं जो बहुत ही मतलब कि बदलना ज़्यादा आसान भी नहीं है और ना बदलना भी आसान नहीं है। मतलब हम बदलना भी चाहें तो उतना आसानी से नहीं बदल सकते हैं, और ना तो इतना कठोर बना दिया गया कि अगर हम बदलना चाहें तो बदल ही नहीं सक रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमारे देश का संविधान कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। ठीक है। और भी कई विशेषताएं हैं, जैसे हमारा संविधान देश को जो है संघात्मक लोकतांत्रिक बनाता है, लोकतांत्रिक देश के रूप में व्याख्या करता है। हमारा देश जो है, हमारे देश का संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। एकहरी नागरिकता, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एकहरी नागरिकता, हमारा देश का संविधान हमारे देश के सभी नागरिकों को एकहरी नागरिकता, ओनली वन नागरिकता देता है। अदर स्टेट में जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रचलन है, वहाँ आपको दो नागरिकता मिलेगी, यानी आप एक अमेरिकन भी कहलाएंगे और आप एक जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आपको वहाँ की भी नागरिकता मिलती है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमें बिहार होने का बिहारी वाली नागरिकता नहीं मिलती है, बल्कि हमारी नागरिकता क्या है कि हम भारतीय हैं। यानी हमारा देश का संविधान संपूर्ण देश के नागरिक को केवल एक नागरिकता देता है, इंडियन कहलाने का हमें गौरव प्राप्त, ना कि हम बिहारी कहलाते हैं, मराठी कहलाते हैं, गुजराती कहलाते हैं, बल्कि सभी लोग हम लोग इंडियन कहलाते हैं। मतलब संविधान में जो भी कानून लिखे हुए हैं, जितनी भी कानून है, सभी स्टेट के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे। हमारे देश का संविधान हमारे देश को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। ये धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि देखिए, जिस देश के अंदर हर देश की अपनी अपनी राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय त्यौहार, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पक्षी वगैरह होते हैं, और कहीं कहीं की राष्ट्रीय भाषा भी होती है। किसी किसी देश के राष्ट्रीय धर्म भी होता है। अपना बगल का पड़ोसी पाकिस्तान राष्ट्रीय धर्म मुस्लिम, कुछ जमाना पहले नेपाल का राष्ट्रीय धर्म हिंदू, नेपाल एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, अब वो लोकतांत्रिक देश हो गया है। लेकिन हमारे देश ने किसी धर्म को विशेष अधिकार या विशेष दर्जा नहीं दिया है, बल्कि यहाँ चूंकि शुरू से पुरानी सभ्यता हमारी चली आ रही है कि यहाँ पर अनेक धर्मों का ये स्थल है, इसलिए यहाँ अनेक धर्म के लोग रहते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा कि किसी एक विशेष धर्म से जोड़कर इस देश को नहीं देखा जाए, बल्कि इस देश को बनाने में, इसके निर्माण में, इसको सींचने में कई धर्म के देशों का, कई धर्म के लोगों का सहयोग रहा है। इसलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? वैसा राज्य जहाँ सभी धर्मों को कानून के द्वारा समान अधिकार दिया गया हो।
किसी विशेष धर्म को कोई विशेष अधिकार ना दिया गया हो, बल्कि सभी धर्मों को समान अधिकार भी और समान सम्मान भी मिल रहा हो, वैसे राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। ठीक है, ये कुछ विशेषता थी भारतीय संविधान की। और भी कई सारे पॉइंट हैं, इसलिए इसको हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में जो भी कमी हो आप लोग पढ़ें, जो भी गलतियां हो गई हो, कुछ बताने में कुछ मिस्टेक हो गया हो, तो उसे आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए और हमारा सहयोग कीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाकर लाएं और आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हमारी तरफ से धन्यवाद।